7 दशक, 7 संविधान और स्थिरता की एक ऐसी तलाश जो आज तक खत्म नहीं हुई है। आज हम नेपाल के इसी मुश्किल सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक देश की जो अपनी पहचान और अपने शासन के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि आज की सुर्खियों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नेपाल की जो अस्थिरता है ना, उसकी जड़ें आज की घटनाओं में सबसे साफ दिखाई देती हैं। हाल की जो घटनाएं हैं वो साफ दिखाती हैं कि देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि दशकों के संघर्ष के बाद भी नेपाल आखिर इस स्थिति तक पहुंचा कैसे। देखिए, जनता के गुस्से का ये जो विस्फोट था, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई जेन जी के विरोध प्रदर्शनों से। मुद्दा था भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन, और देखते ही देखते ये आग पूरे देश में फैल गई। नतीजा 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों तक को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी कहानी का सबसे नया चैप्टर था। तो आज के इस संकट को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सफर 7 दशकों का है और इसका हर दशक एक नई कहानी कहता है। तो सवाल वही है, इस गहरी राजनीतिक अस्थिरता की असली वजह क्या है? नेपाल बार बार एक ही चक्र में क्यों फंस जाता है? इसका जवाब जानते हैं, एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है, और वो नंबर है 7। जी हाँ, 7 मतलब करीब 70 सालों में 7 अलग अलग संविधान। सोचिए, ये तो एक संवैधानिक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन देश स्थायी प्रगति की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हर कुछ सालों में शासन की पूरी किताब ही बदल दी जाती है। जरा इस राजनीतिक उठापटक की रफ्तार देखिए। 1948 में राणा शासन के तहत एक कोशिश हुई, फिर 1951 में लोकतंत्र की तरफ एक कदम बढ़ा, 1959 में संसदीय व्यवस्था आई, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चली। 1962 में राजा ने सब कुछ पलटकर पंचायत व्यवस्था लागू कर दी। फिर दशकों बाद 1990 में जन आंदोलन ने फिर से लोकतंत्र बहाल किया, लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। 2007 में माओवादी संघर्ष के बाद एक और नया संविधान बनाना पड़ा, और आखिर में 2015 में संघीय गणराज्य की स्थापना हुई। ये स्थिरता नहीं, बल्कि लगातार बदलाव की एक कहानी है। हर संवैधानिक बदलाव के पीछे दरअसल विचारों की एक जंग और सत्ता के लिए एक बहुत गहरा संघर्ष छिपा हुआ था। देखिए, नेपाल की राजनीति में ना असल में 3 ताकतों के बीच एक रस्साकशी चलती रही है। एक तरफ था राजतंत्र, जहां राजा ही सब कुछ था। दूसरी तरफ थी पंचायत व्यवस्था, जो कहने को तो पार्टीलेस थी, पर असल में सत्ता राजा के ही हाथ में रखती थी। और इन दोनों के खिलाफ खड़ी थी लोकतंत्र की उम्मीद, एक ऐसी व्यवस्था जहां असली ताकत जनता के पास हो। और फिर 1996 से 2006 के बीच माओवादी विद्रोह ने नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं, राजशाही खत्म करो, जनता को अपना संविधान बनाने का हक दो और देश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाओ। और मई 2008 में उनकी एक सबसे बड़ी मांग पूरी हुई। संविधान सभा ने 339 साल पुरानी राजशाही को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। ये नेपाल के इतिहास का एक बहुत बड़ा एक वाटरशेड मोमेंट था। तो राजशाही खत्म हो गई, नया संविधान भी बन गया, पर क्या इससे सारी समस्याएं सुलझ गईं? आज की जो हकीकत है वो कुछ और ही कहानी बताती है। 2015 का संविधान, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसने पुराने संघर्षों को खत्म करने के बजाय कुछ नए संघर्ष पैदा कर दिए। नए संविधान से कई समुदाय, खासकर तराई क्षेत्र के मधेसी और थारू, उन्हें लगा कि वे हाशिए पर चले गए हैं। संघीय सीमाओं को लेकर, नागरिकता के कानूनों पर गंभीर सवाल उठाए गए। इन शिकायतों ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और देश को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। और जब राजनीति में लगातार इतनी उथल-पुथल मची हो, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। नतीजा, देश में बेरोजगारी की दर लगभग 12% तक पहुंच गई है। और इसका नतीजा ये होता है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी अवसरों की तलाश में देश छोड़ने पर मजबूर है, खासकर भारत और खाड़ी देशों की ओर। ये राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का एक जीता जागता ठोस परिणाम है। तो इन 7 दशकों की कहानी के बाद सवाल ये है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और भविष्य का रास्ता क्या है?
नेपाल की ये कहानी एक अधूरी क्रांति की तरह है। ये सत्ता पर काबिज ताकतों और एक सच्चे, समावेशी लोकतंत्र के लिए आम जनता की मांग के बीच का एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। और ये नेपाली लोगों की जबरदस्त इच्छाशक्ति को भी दिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या नेपाल आखिरकार राजनीतिक अस्थिरता के इस चक्र को तोड़ पाएगा और अपने नागरिकों को वो स्थिरता और समृद्धि दे पाएगा